वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, आज की हमारी यह क्लास मैथमेटिक्स के बारे में है। ठीक है, आज की अपनी इस क्लास में हम मैथ्स अंकगणित का हम अध्ययन करेंगे और यह इस सीरीज की पहली क्लास है जिसमें कि हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो इस क्लास का सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो किसे होने वाला है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। मैथ्स जिन भी एग्जाम्स में आती है उन सभी को इसका फायदा होने वाला है, लेकिन हमने इस क्लास को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो मैथ्स से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, मैथ्स को जानते नहीं है, या जो पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं, या जिन्हें मैथ्स बहुत कठिन लगती है। तो दोस्तों, जिन्हें ऐसा लगता है कि अब उनके बस की बात नहीं है मैथ्स बनाना, या एग्जाम में वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, या जिन लोगों का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो क्या होता है काफ़ी कम होता है, तो ये क्लास से सबसे ज़्यादा फायदा इन लोगों को होने वाला जो मैथ्स के बारे में बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैथ्स की क्लास जो हमने तैयार की है वो इस बुक से हमने तैयार की है। ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है जो कि ऋचा अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? ऋचा अग्रवाल। ऋचा अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये जो है रेफरेंस बुक है जहाँ से मैंने यह लेक्चर तैयार किया है। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं या आप इसे आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपकी मैथ्स के पास आपके पास कोई बुक नहीं है, तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। काफ़ी यह अच्छी बुक है। ठीक है, और यहाँ पे जो कोर्स में जो हम पढ़ेंगे यह किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है यह जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो यह जो बुक है बहुत अच्छी है और हमारे इस लेक्चर से जो फ़ायदा है वो IAS CSET की जो तैयारी कर रहे हैं, राज्य PCS के CSET की जो तैयारी कर रहे हैं, राज्य की PCS परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, जो SBI क्लर्क एवं PO की तैयारी कर रहे हैं, लिखा है देखिए IUPS PO के लिए यूज़फुल है, SSC CGL के लिए यूज़फुल है, SSC CHSL के लिए यह यूज़फुल है, LIC NDA CDS मैट एवं अन्य प्रवेश परीक्षाएं। ठीक है, जैसे कि रेलवे, पुलिस आदि सभी परीक्षाओं के लिए मैथ्स जिसमें कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है, अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप एक पेन और एक कॉपी जिसमें कि आप एक नोट्स बना सकें, क्योंकि दोस्तों मेरा यह मानना है कि व्यक्ति को अपनी नोट्स जो है वो स्वयं ही तैयार करनी चाहिए ताकि उसे एग्जाम के पहले उसे रिवाइज करने में आसानी हो। किसी दूसरे की नोट्स से पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर कोई दूसरा व्यक्ति की नोट्स आप पढ़ते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ बातें उसमें समझ में ना आए, या उनने जो जिस सीक्वेंस में नोट्स को बनाया है वो उसके हिसाब से सही हो लेकिन आपके हिसाब से सही नहीं हो। तो मेरा यह मानना है कि नोट्स व्यक्ति को स्वयं ही तैयार करने चाहिए। तो आप एक पेन और वीडियो को पॉज करके आप एक पेन और एक पेपर ले लीजिए तथा उसमें एक टॉपिक डालिए, संख्या पद्धति। ठीक है, इंग्लिश में जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से हम इस लेक्चर को शुरुआत करेंगे। जिन्हें मैथ्स के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है वो बिल्कुल निराश ना हो। ठीक है, ऐसा लेक्चर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से, एकदम बच्चों की तरह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैथ्स शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें जानना आवश्यक है कि अंक किसे कहते हैं। कि सारा का सारा मैथमेटिक्स जो है, सारा का सारा गणित जो है, यह अंकों से ही मिलकर बना है और अंकों की में ही हमें आगे डील करनी है। ठीक है, तो यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि अंक आखिर होता क्या है। तो पूरी मैथ्स में अगर आपने देखेंगे तो क्या मिलता है उसमें, हमें नंबर्स मिलते हैं। ठीक है, इन नंबर्स को ही हम अंक कहते हैं, इन्हें हम संख्या कहते हैं, जिन्हें 10 संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, जो कि 0 से लेकर के 9 तक के होते हैं। ये सारी की सारी संख्याएं कितनी है? टोटल 10 है। ठीक है, इसी कारण इन 10 संकेतों को हम दार्शनिक पद्धति कहते हैं। ठीक है, जिसे हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं। तो मैथ्स में जो हम अंक यूज करते हैं डेसिमल सिस्टम का एक पार्ट होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि इसमें अंक कितने होते हैं? 10। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक तथा 0। ठीक है, तो 1 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये सभी कहलाते हैं सार्थक अंक। ठीक है, जबकि शून्य जो होता है ये कहलाता है आपका असार्थक अंक। ठीक है, तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, हालांकि एग्जाम में नहीं आती लेकिन यह जानना हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, अब इन संख्याओं को अगर हम आपस से मिलाते हैं, समूहित करते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 204। ठीक है, ये संख्याओं का क्या है? ये संख्याओं का एक समूह है। हमारे पास संख्या कितनी है? 0 से लेकर
9 तक। ठीक है, अब ये संख्या क्या है, आपस में मिलकर जुड़कर एक समूह बनाती है। इन समूह को ही हम संख्यांक यानी कि न्यूमरल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कोई संख्या लिख रहा हूँ 208761 435। इस संख्या को मैं कैसे लिखना चालू करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड से मैं इसे लिखना आरंभ करूंगा। मैं लिखूंगा इसे 208761 435। तो इस तरीके से इस डायरेक्शन में मैंने इसे क्या किया है, लिखा है। ठीक है, जब हम इस डायरेक्शन की संख्या को लिख देते हैं, वो संख्या जब पूर्ण हो जाती है यानी लिख करके समाप्त हो जाती है, तो इस संख्या का सबसे आखिरी का जो अंक होगा, मतलब राइट हैंड साइड का अंक, इसे हम क्या कहते हैं, दहाई कहते हैं। तो इस संख्या में पांच क्या जो है, सॉरी, इस संख्या को हम क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ संख्या पांच क्या हो जाएगी, इकाई हो जाएगी। ठीक है, इकाई के बाद जो दूसरी संख्या होगी यानी कि 3, ये होगी दहाई। उसके बाद सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, देन अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पदम, 10 पदम। इस प्रकार से संख्याएं बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने कोई संख्या लिखा 5392, तो इसमें 2 जो होगा यह इकाई का अंक होगा, 9 जो होगा वह दहाई का अंक होगा, 3 जो होगा, 3 जो होगा यह सैकड़े का अंक होगा, और ये 5 जो होगा यह हजार का अंक होगा। तथा इस संख्या को हम किस तरह पढ़ेंगे, इस संख्या को हम पढ़ेंगे 5392, 92। ठीक है, 90 और 2। तथा ये जो संख्या यहाँ लिखी हुई है, जो हमने पहले लिखी थी, इसे हम पढ़ेंगे 20,87,61,435। ठीक है, ये रही आपकी मैथ्स की एकदम बेसिक बेसिक बातें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पेज को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आप हेडिंग डालीजिए संख्याओं के मान। तो संख्याओं के जो मान होते हैं, हेडिंग डालिएगा संख्याओं के मान। संख्याओं में दो प्रकार के मान होते हैं। ठीक है, एक होता है स्थानीय मान, एक होता है जातीय मान। यह एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, कभी कभार एग्जाम में इस पार्ट से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो संख्याओं के मान जो होते हैं वह दो तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका स्थानीय मान, दूसरा क्या होता है आपका जातीय मान। ठीक है, सबसे पहले हम स्थानीय मान को देखेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्थानीय मान माने कि मैंने कोई संख्या लिखा 3029। ठीक है, इसमें प्रत्येक संख्या का अपना एक पर्टिकुलर स्थान है। ठीक है, जिसमें 9 क्या है, हमने भी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि 9 इकाई का अंक है, 2 दहाई का अंक है, 3 जो है सैकड़े का, सॉरी 0 जो है सैकड़े का अंक है, और 3 जो है ये हजार का अंक है। तो प्रत्येक अंक का एक विशेष स्थान है। ठीक है, और इन स्थानों के मान को ही हम स्थानीय मान कहते हैं। ठीक है, अब हम देखें कि स्थानीय मानों को हम ज्ञात कैसे करते हैं। आपको मान लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन में आया, एग्जाम में क्वेश्चन आपको आया कि 3029 में जीरो का आप स्थानीय मान निकालिए। ठीक है, क्या है, आपको जीरो का आपको स्थानीय मान इस संख्या में बताना है। तो स्थानीय मान निकालते कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, जैसी संख्या लिखी हुई है आपको वैसी की वही संख्या लिख देना है। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे राइट हैंड साइड से। तो सबसे पहले अंक संख्या यानी इकाई के अंक को जैसे के वैसे लिख देना है। ठीक है, तथा उसके नीचे दूसरी संख्या को जैसे के वैसे लिख देना है। उसके नीचे 9 के नीचे आपको जीरो लगा देना है। ठीक है, उसके बाद तीसरी संख्या को आपको जहाँ जहाँ के तहाँ लिख देना है, तथा उसके बाद आपको 2 जीरो लगा देना है। ठीक है, उसके बाद जो संख्या बचती जाती है उन्हें बस उनके नीचे लिखना है, और उसके बाद आपको बाकी हुई संख्याओं के आगे संख्याओं के स्थान पर आपको जीरो जीरो लगा देना है। तो वो उस संख्या का क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। जैसे कि 9 का अगर स्थानीय मान पूछ रहा है तो वह 9 होगा, 2 का अगर स्थानीय मान पूछ रहा है तो वह 20 होगा, अगर इस 0 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो इस संख्या में यह 0 होगा, अगर 3 का स्थानीय मान अगर पूछ रहा है तो इस संख्या में वह क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं जो कि बुक में दिया हुआ है। हमें एक संख्या दी हुई है 42863015। ठीक है, इसमें अगर आपसे पूछता है कि जीरो का स्थानीय मान कितना है, तो जीरो का स्थानीय मान हमने क्या लिखा, जीरो की जगह हमने जीरो लिखा था अभी हमने जो समझा, और बाकी दो संख्याओं की जगह हमने जीरो लगा दिया था। तो जीरो का स्थानीय मान क्या हो जाता है दोस्त, जीरो हो जाता है। उसी प्रकार यदि हमें 8 का स्थानीय मान पूछे तो 8 के नीचे हमें 8 लिखना है, तब बाकी संख्याओं के आगे हमें जीरो लगा देना है। 8 और 5 जीरो। ठीक है, ये देखिए आप 8 और 5 टाइम्स जीरो जो है इसका ये स्थानीय मान हो जाता है। तो आई होप
अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आप किसी भी संख्या में अगर इस हिसाब से क्वेश्चन आ जाता है, एक बड़ी सी संख्या दी हुई है, ठीक है, 302539728902, ठीक है। अगर आपको पूछे कि आपको इस 3 का स्थानीय मान, सॉरी 3 तो इसमें 2 बार आ गया, कौन से वाले का निकालना पता नहीं चल पाएगा। आपसे अगर पूछा जाए 7 का आपको स्थानीय मान निकालना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली 7 के नीचे आपको 7 लिखना है, और बाकी जितनी भी संख्या रिमेनिंग यहाँ बचती है आपके राइट हैंड साइड में, उतने बार आपको इसमें 0 लगा देना है। तो यही जो संख्या जो आएगी आपका ये स्थानीय मान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम क्या होगा कि इस लेक्चर के बाद में जब यह अध्याय हमारा खत्म हो जाएगा संख्या पद्धति, तो उसके बाद हम इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो वहां पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आई होप कि इसको पढ़ने के बाद आप उन क्वेश्चन को आराम से हल कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्थानीय मान क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं जातीय मान। जातीय मान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फेस वैल्यू, ठीक है। हम जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 24356, अगर यहाँ आपसे पूछता है इस 3 का आपको फेस वैल्यू बताना है, फेस मतलब जो आपको दिख रहा है, जो दिख रहा है वही इसका वैल्यू होगा, तो 3 का फेस वैल्यू यहाँ पर 3 ही होगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अगर 2 का फेस वैल्यू पूछा जाए तो 2 ही होगा, ठीक है। तो जो संख्या है दिख रही है जिसके बारे में पूछा गया है वही उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको फेस वैल्यू और इसके बारे में जो थोड़ा सा है बता देता हूँ। फेस वैल्यू और स्थानीय वैल्यू, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आया, यही वाला मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 302539728902, तो इसमें अगर 7 का आपसे स्थानीय मान प्लेस वैल्यू पूछा तो वह कितना हो जाएगा, आपका 7 लाख हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। तो 7 लाख क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान हो जाएगा। अगर इसी 7 का अगर जातीय मान अगर पूछता है, क्या पूछता है, इस 7 का अगर जातीय मान, तो इसका जातीय मान कितना होगा, इसका जातीय मान 7 ही होगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आई होप कि स्थानीय मान और जातीय मान आपके लिए अब क्लियर होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम संख्याओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। हमने देखा है कि 0 से लेकर क्या होता है, 9 तक के संख्याएं होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, दाशमिक पद्धति कहते हैं, ठीक है, डेसिमल सिस्टम। तो पूरी गणित का जो अध्ययन हो रहा है डेसिमल सिस्टम में हो रहा है। अब इसमें संख्याओं के कुछ विशेष प्रकार भी होते हैं, तो आइए उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। इसमें अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि नेचुरल नंबर को पहली बात क्या, कि नेचुरल नंबर को हम क्या करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम एन से प्रदर्शित करते हैं। यह है सवाल नंबर 1। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि नेचुरल नंबर को, प्राकृतिक संख्याओं को किस वर्ड से निरूपित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। आपके ऑप्शन में ऐसा दे देगा, डब्ल्यू दे देगा, एन दे देगा, आई दे देगा, ओ दे देगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका एन, नेचुरल नंबर्स। आपको ये ध्यान रखना है। अब प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, ठीक है, एक और एक से बड़ी सारी संख्याएं, 5 6 7 8 9 10, इन्फिनिटी तक, ये सारी की सारी संख्याएं जो होती है नेचुरल नंबर्स कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जीरो सम्मिलित नहीं है, ठीक है। जीरो सम्मिलित क्या है, नहीं है। जीरो सम्मिलित दोस्तों नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात कि सभी प्राकृतिक संख्या कैसी होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। यहाँ हम ऋणात्मक संख्याओं को नहीं लेंगे, ना ही हम जीरो को लेंगे। एक और एक से बड़ी सारी संख्याएं जो होती है यह प्राकृतिक संख्याएं होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती है, ठीक है। पूर्ण संख्या जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर्स। तो इसे दोस्तों हम डब्लू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, डब्लू फॉर होल। वैसे ही यहाँ पर एन फॉर क्या है, ये नेचुरल। तो ऐसे भी हम इसे याद रख सकते हैं। अब क्या होता है कि प्राकृतिक संख्याओं में, यानी कि एक और एक से बड़ी सारी संख्याओं में यदि हम जीरो को सम्मिलित कर दें तो यह कंप्लीट नंबर यानी कि होल नंबर बन जाता है। तो शून्य जो होगी यह क्या होगी, पहली तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। प्राकृतिक संख्याओं में एक और एक से बड़ी, और पूर्ण संख्याओं में जीरो और जीरो से बड़ी सारी संख्याएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रकार की जो संख्या होती है ये होती है पूर्णांक, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटीगर्स कहते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा जीरो, वन और वन से बड़ी
सारी की सारी संख्याएं। तो ये जो पोर्शन होता है 1 और 1 से बड़ी सारी संख्या का, ये कहलाता है आपका नेचुरल नंबर्स। यदि इसमें जीरो सम्मिलित कर दें तो ये कहलाता है आपका होल नंबर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इधर माइनस में जाना हम चालू करते हैं। जैसे -1, जीरो के पहले क्या आएगा -1, उसके पहले -2, -3, देन माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इस संख्याओं के ये जो सारा जो समूह है इस संख्याओं का, ये सारा का सारा समूह जिसमें कि आपका ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल है, जीरो भी शामिल है और धनात्मक संख्याएं भी शामिल है, तो ये सब मिलकर क्या कहलाता है, इंटीगर कहलाता है। और इसे हम क्या करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब जो संख्याएं ऋणात्मक होती है इसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, जो संख्याएं धनात्मक होती है उसे हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। ये आप नोट कीजिए कि ये जो संख्या ऋणात्मक होगी इसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक, तथा जो जीरो से बड़ी संख्या है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये कहलाती है आपकी धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और बच गया जीरो, ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही नहीं होता है, जीरो ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है। ठीक है, आई होप ये सारी बातें आपने नोट कर ली होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते संख्याओं का एक चौथा जो प्रकार होगा यह है आपका सम संख्याएं। ठीक है, इवन नंबर्स, सम संख्या, इवन नंबर्स। ठीक है, अब ऐसी संख्याएं जो कि जीरो पर खत्म होती है, 2 पर खत्म होती है, 4 पर खत्म होती है, 6 पर खत्म होती है, 8 पर खत्म होती है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो इन 5 संख्याओं पर खत्म होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। जैसे मैं कोई एक संख्या लिख देता हूँ, 3000, 2442, 242, 35698, 300, 3000। ठीक है, तो ये सारी की सारी संख्या आप देख रहे हैं। जैसे कि पहली संख्या जो मैंने लिखा यह 2 पर खत्म हुई है, दूसरी संख्या जो लिखा हुआ 8 पर खत्म हुई है, तीसरी संख्या जो लिखा मैंने यह 0 पर खत्म हुई है। तो 0, 2, 4, 6, 8 इन संख्याओं पर जो संख्या खत्म होगी या जिन संख्याओं में 2 से भाग चला जाएगा, 2 से क्या चला जाएगा दोस्तों, भाग चला जाएगा पूरी तरह से, यह संख्या अगर x अगर 2 से कट जाती है या कोई भी संख्या जो 2 से कट जाती है वह क्या कहलाएगी, आपकी सम संख्या कहलाएगी। तो इन दोनों में से अब कोई भी एक बात आप याद रख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 0, 2, 4, 6, 8 पर खत्म होती है या जो 2 से पूर्णतः 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, सम संख्याएं कहलाती है। चलिए अगला प्रकार देखते हैं, यह है विषम संख्याओं का प्रकार, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स। अब दार्शनिक परिस्थिति में कितने अंक थे, 10 अंक थे, यहाँ में से आपने 0, 2, 4, 6, 8 आपने लिख दिया, ये कहलाई है सम संख्या। अब जो बच जाती है, 0 के बाद क्या आता है 1, 2 के बाद 3, 5, 7, 9, तो इन 5 संख्याओं पर जो संख्या खत्म होगी या जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है वो संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पर 17 या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, अंतिम अंक क्या है आपका 7 है, 21 अंतिम अंक 1 है, या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, ये सारी संख्या क्या कहलाएगी, आपकी विषम संख्या कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, अगला प्रकार है आपका अभाज्य संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। इसे आप बहुत ध्यान से रखिए, यह आपको मैथ्स में और रीजनिंग में, ठीक है, दोनों में ही, ये आपको मैथ्स में तो यूजफुल होगी ही, साथ ही साथ रीजनिंग जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका एक मेजर रोल है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से पढ़िए। तो वे संख्या जिनका एक क्या होता है, जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने लिया 13, ठीक है, अब 13 जो होता है दोस्तों वो ना तो एक के पहाड़े में आता है ना ही 2 के पहाड़े में आता है, सॉरी एक नहीं कहेंगे, मिस्टेक हो गया, या 2 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, 3 के पहाड़े में भी नहीं आएगा। अगर हम इसके गुणनखंड करते हैं तो इसका इकलौता गुणनखंड होता है 13 इन 13 एक बार। ठीक है, तो 1 इंटू 13 इस फॉर्मेट में जो संख्या होगी वो आपकी कहलाएगी प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब इससे आप इस बात को आप ध्यान से पढ़िए कि वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त, मतलब सिर्फ उसके 2 ही गुणनखंड होंगे और इसमें से जो उसका एक गुणनखंड होगा वह एक होगा, यह कंपलसरी है, और दूसरा गुणनखंड क्या होगा, वह स्वयं होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
तो ये आपके क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स शुरू से लिखना आरंभ करें। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे भी ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं और एक गुणनखंड एक होता है, दूसरा गुणनखंड वह स्वयं होता है, वह क्या कहलाएगी, आपकी अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, जो मैंने यहाँ हाईलाइट करके लिखी है, कि केवल दो एक ऐसी अकेली सम संख्या है जो कि अभाज्य है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो आएगा दो प्रकार से यहाँ आपको इस लाइन में जो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, 2 है। और इकलौती अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए जो कि सम है, तो भी आपका जवाब क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, इसके अलावा 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या यहाँ आगे आएगी आपके, वो सारी की सारी विषम संख्याएं होगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रकार देखते हैं। इसके बाद आती है भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्या जिसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो वे संख्या जिनका कि एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक गुणनखंड जो होता है वह और होता है। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 24। ठीक है, 24 को यदि मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना बचेगा दोस्तों मेरे पास, 12। इसे क्या मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो जी हाँ बिल्कुल 6। इसे मैं क्या कर सकता हूँ, जी हाँ 3। इसे मैं करूँगा तो 1। तो इससे अगर हम 24 के यदि हम गुणनखंड लिखें तो ये क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 3 इंटू 1। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर परिभाषा में लिखा हुआ है कि एक और स्वयं के अतिरिक्त 24 के अतिरिक्त कुछ और भी गुणनखंड होते हैं। ठीक है, इसका गुणनखंड या तो हम 1 इंटू 24 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या होंगे इससे गुणनखंड, ये सारे होंगे। तो यदि ये संख्याएं आगे बढ़ जाती है तो ये क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 2, 4, 16, 21। ठीक है, अगर सिंपली हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं में अंतर करना चाहें बहुत ही बेसिक तरीके से, तो हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो किसी और संख्या के टेबल में नहीं आती है स्वयं के अतिरिक्त, या पहाड़े में नहीं आती है, किसी और संख्या के पहाड़े में नहीं आती है, तो वह संख्या अभाज्य संख्या हो जाएगी। अगर आती है तो वो संख्या भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम पिछला मैं एक उठाकर दिखाता हूँ आपको, जैसे कि 13, ये सिर्फ 13 के टेबल में ही आएगा। 11, ये सिर्फ 11 के टेबल में ही आएगा, उससे छोटी या बड़ी किसी भी संख्या के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम 4 की बात करें तो 2 के टेबल में आता है। 12 की बात करें तो 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, तो जो संख्या किसी और संख्या के टेबल में आ जाती है वो भाज्य संख्याएं हो गई, जो विभाजित होती है भाज्य संख्याएं हो गई। जो स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है वह अभाज्य संख्याएं हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं संख्याओं का जो अगला प्रकार है वह है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, यदि दो प्राकृतिक संख्याएं, क्या संख्या इनमें एक पेयर हम इसमें लेते हैं, अगर को प्राइम करना है तो को प्राइम क्या होगा, किसी दो संख्याओं में को प्राइम होगा। एक पेयर हमने ले लिया दो प्राकृतिक संख्याओं का, इसका क्या होगा कि महत्तम समापवर्तक एक होगा। महत्तम समापवर्तक क्या होता है ये हम उसके अगली क्लास, अब हम महत्तम समापवर्तक की क्लास में हम इसे देख लेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ यह ध्यान रखना है कि महत्तम समापवर्तक इसका क्या हो, एक हो, तो उस संख्या को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 2 और 3, मतलब कि ऐसी आपको दो संख्याएं लेनी है x और y, कोई भी संख्या हो सकती है, 2 3 हो सकती है, 5 9 हो सकती है, 21 65 थी, जो एक दूसरे के पहाड़े में ना आती हो, एक दूसरे के टेबल्स में ना आती हो, तो ये इनका क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक अपने आप एक हो जाएगा। तो यही संख्या जो क्या कहलाएगी, को प्राइम संख्याएं कहलाएगी, जो आपस में विभाजित ना होती हो, कुल मिलाकर के ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि सह अभाज्य, आपको ध्यान देना है कि सह जो अभाज्य संख्या होगी, को प्राइम नंबर्स जो होगा, इनका अभाज्य होना आवश्यक नहीं है, अभाज्य भी हो सकती है भाज्य भी हो सकती है। ठीक है, जैसे हम यहाँ देखें कि 5 जो है यह कई संख्या है, यह एक अभाज्य संख्या है।
तथा 9 जो है यह एक भाज्य संख्या है। तो ये भाज्य या अभाज्य कुछ भी हो सकती है, बस शर्त यही है कि ए एक्स और वाई जो संख्या का जो पेयर होगा एक दूसरे के पहाड़े में टेबल्स में नहीं आना चाहिए, या इनका महत्तम समापवर्तक एक होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम अगले प्रकार देखते हैं संख्याओं का। यह है आपका परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर से हम कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बाय क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, जिन्हें पी बाय क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पर कि क्यू जो है वह जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब कि कोई संख्या अगर मैं एक्स बटे वाई लिखूं, ठीक है, इस रूप में संख्या व्यक्त होनी चाहिए। तो दूसरी बात, y जो है वह जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। जैसे कोई भी संख्या जो मैं बटे में लिख सकता हूँ, है ना, यहाँ पे लिखा है 3/5, 7/9, 7/9, है ना, लिख देते हैं 2/3। तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाती है? आपकी परिमेय संख्याएं हो जाती है। ठीक है, मतलब इनका एक निश्चित मान कुछ समय के बाद आ जाएगा, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2/3। ठीक है, यही है, मतलब कोई भी संख्या जो बटे के रूप में लिखी जा सकती है यह कहलाती है आपकी परिमेय संख्या। अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर्स। इसमें इतना ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए बस, है ना, यहाँ से क्वेश्चन इनसे नहीं आएंगे। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स, ठीक है, ऐसी संख्याएं जिन्हें कि पी बाय क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है, यानी कि हम इसे बटे के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ p और q पूर्णांक होंगे और q जो है इसमें भी जीरो नहीं होगा। तो जो संख्या इस प्रकार से आप करणी में लिखते हैं, ठीक है, जैसे √2 है या √5 है, √7 है, तो इस प्रकार की संख्या पाई जो है इनका यथार्थ मान नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। तो आपको सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है कि पाई जो है ये किस प्रकार की संख्या है। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है कि पाई किस प्रकार की संख्या है, सहभाज्य है, भाज्य है, परिमेय है, अपरिमेय। तो आपको इसमें सही जवाब लगाना है कि यह इरेशनल नंबर्स है, मतलब कि अपरिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार ये 10 प्रकार की संख्याएं होती है। ठीक है, इनका बेसिक बेसिक आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम संख्या पद्धति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम देखते हैं। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा नहीं होते, फिर भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, एक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या ही होगा। सम संख्या कौन सी थी? हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि सम संख्या क्या है हमारी? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, या x+2। मतलब कोई भी संख्या जो x है, जो कि या हम +2 कह सकते हैं, सॉरी, इससे हम क्या कह सकते हैं? +2 हम इसे कह सकते हैं। एक मिनट, 12 एंड देन +2। इसमें आप 12 के बाद आप +2 करते जाइए, उसमें जो भी आएगा +2 करते जाइए, वो सारी संख्या क्या हो जाएगी? सम संख्या आ जाएगी। अगर हम उनका वर्ग करते हैं, है ना, जैसे 2 का वर्ग क्या होता है? 2 गुणित 2 यानी कि 4, एक सम संख्या है, बराबर है। 4 का वर्ग कितना होगा? 4 गुणित 4। वर्ग मतलब उस संख्या को आपको 2 बार लिखना है। वर्ग मतलब इससे हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि हम बेसिक से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको इतने ही स्लो बताऊंगा, है ना। जिन्हें लग रहा है कि बहुत बेसिक हो रहा है तो वह यहाँ से जा सकते हैं, वो हमारे आगे की क्लास अटेंड करिए, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक का मैथ्स का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यह संख्या यह मतलब लेक्चर जो है बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिन्हें मैथ्स के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, जिनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है, तो वो इस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ वर्ग करना है, किसी संख्या का क्या करना है? वर्ग करना है, तो इस संख्या को मैं कैसे लिखूँ? इससे मुझे यह कहना है कि मुझे 6 का वर्ग करना है, तो इसे मैं इस प्रकार से लिखूंगा, 6 6 की घात 2। इसका मतलब क्या होता है? 6 इंटू 6, 2 बार। और 6 6 क्या होता है दोस्तों? 36। 6 गुना 6 क्या होता है? 36। और 36 क्या एक सम संख्या है? जी हाँ, बेसिक, जी हाँ, इसका अंतिम अंक क्या है? इसका 6 है, तो डेफिनेटली यह एक सम संख्या है। यही बात यह लाइन हमारी कहना चाहती है कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होगा, और एक विषम संख्या का जो वर्ग होगा वह एक विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या हमारे पास कौन सी है दोस्तों? विषम संख्या है हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, अगर मैं 1 का वर्ग करूं, यदि मैं 3 का वर्ग करूं, यदि मैं 5 का वर्ग करूं, यदि मैं 7 का वर्ग करूं, यदि मैं 9 का वर्ग करूं, तो 9 का वर्ग हम करके देखते हैं। 9 इंटू
9 इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों 81। तो ये क्या विषम संख्या? जी हाँ, इसका अंतिम अंक 1 है, तो यह क्या होगी? विषम संख्या होती है। इस प्रकार एक सम संख्या का वर्ग जो होगा, इस प्रकार एक सम संख्या का वर्ग क्या होगा? एक सम संख्या होगा, और एक विषम संख्या का वर्ग जो होगा वह एक विषम संख्या होगा। चलिए अगला लाइन देखते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर क्या नहीं आएगा? 2, 3 और 7। अगर कोई संख्या दी हुई है, अब इस लाइन का उपयोग आप मैथ्स में कैसे करेंगे? एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का को देखिए। जैसे कोई संख्या दी हुई है, ये दी हुई है 2 7 9 3 2, ये दी हुई है 5 6 9 8 7। मैं ये नंबर्स को इंडिविजुअली लिख रहा हूँ, है ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैं सोच समझ के लिख रहा हूँ, है। ये इंडिविजुअली एक नंबर एक दिया हुआ है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा जा रहा है, ठीक है। इसे आप वास्तविकता में ना लें, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कभी भी 2 3 या 7 नहीं आएगा। यदि मैं कोई संख्या है x, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, वर्ग करूं x इंटू एक्स, तो इसका अंतिम अंक जो होगा, यहाँ जो भी आएगा एक्स वाई जेड, इसका जो अंतिम अंक जो होगा वह कभी भी क्या नहीं होगा? 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा और 7 नहीं होगा। तो अब मुझे एक संख्या दी हुई है 27932, ठीक है। अब इसका बता रहे हैं, आपसे पूछा गया है क्या यह पूर्ण वर्ग है? अब बताना है कि निम्न में से, आपको यह बताना है, क्वेश्चन ये आएगा कि निम्न में से कौन सी संख्या जो है वह पूर्ण वर्ग है, ये पूछा है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। इनमें से कौन सी संख्या जो है आपका पूर्ण वर्ग है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो अब हमें पता है किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अंतिम संख्या क्या नहीं हो सकती दोस्तों? अंतिम संख्या जो है वह 2 नहीं हो सकती है, 7 नहीं हो सकती है और 3 नहीं हो सकती है, ठीक है। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। अंतिम संख्या 2 सॉरी 2 3 और 7 को छोड़कर अगर कोई दूसरी संख्या आपको दी हुई है तो वही संख्या जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि n के सभी मानों के लिए, मतलब कि n कुछ भी हो सकता है, कि x की पावर n किसी संख्या है, उसकी पावर कुछ दी हुई है, माइनस एक दूसरी संख्या है, उसकी पावर दी हुई है, और दोनों पावर्स क्या है? समान है। यदि मैं यहाँ कर दूं कि 2 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5, ठीक है, तो 5 और 5 क्या होगा? समान होगा। अगर मैं एक लिखा एक इक्वेशन इस तरह से दी हुई, तो आपसे पूछा जाएगा कि यह जो संख्या है इनमें से किससे विभाज्य है। आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा 2 माइनस 3, 2 प्लस 3, 3 माइनस 2, 3 प्लस 2, ठीक है। तो अभी इनमें से पूछा जाएगा कि ये संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी। तो यह संख्या x माइनस है, यानी कि 2 माइनस 3 से ही विभाजित होगी, किसी अन्य संख्या से नहीं, पूर्णतः। ओके, इसी प्रकार दूसरी संख्या दी हुई है कि x की पावर n, यानी कि यही संख्या पढ़ लेते हैं 2 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5, यह n के सम मानों के लिए। अब ये पूछ रहा है कि जो n है, यहाँ पर तो भाई साहब यह विषम है, क्योंकि 5 आपकी विषम संख्या है। हम यहाँ पर एक सम संख्या ले लेते हैं 2 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4। अब यहाँ पर क्या हो गया है? 4 एक क्या हो गई? सम संख्या हो गई है, ठीक है। तो यह n के मान अगर यदि सम है, यदि n सम है तो यह क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 से विभाजित होगा। यदि n जो है विषम है तो यह 2 माइनस 3 से विभाजित होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए आप समझिए, ये सिर्फ इसके बारे में बता रहा है ना। यदि घात आपकी सम आ गई है तो वह +3 से विभाजित होगा, विषम आई है तो वह -3 से विभाजित होगा। अब यहाँ क्या दिया हुआ है? x की पावर n। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि कोई संख्या दी हुई है, बीच में माइनस है, और यहाँ पर आपको दूसरी संख्या दी हुई है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ बीच में प्लस आ रहा है, ठीक है। तो x की पावर n प्लस a की पावर n। अभी n के यह विषम मानों के लिए, ठीक है, जहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी? विषम होगी, यानी कि n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 9 हो सकती है। तो विषम मानों के लिए क्या होगा? यह x प्लस a से विभाजित होगा, और सम मानों के लिए यह x माइनस a से विभाजित होगा। सॉरी, ये जो दूसरी लाइन मैंने कही इसे आप कंफर्म कर लीजिएगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो यहाँ लिखा है वो सही है, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड से हम देखते हैं। अब आते हैं हम अगले पड़ाव की ओर। तो यह जो है आपको मैथ्स के बेसिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सिंप्लीफिकेशन आता है ना, उसमें इसका एक बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। इसे हम कहते हैं विभाज्यता का नियम।
चलिए इसे हम क्या करेंगे, हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। थैंक यू। इसे मैं विभाज्यता का जो नियम है यह मैं आपके लिए अगली क्लास में लेकर आऊँगा। ठीक है, तो इसी प्रकार की जो वीडियोस है ये पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। इसका नाम है एग्ज़ाम 5G। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें। अगर आपको समझ में आया हो, अगर आपको लगता हो कि आपके दोस्त भी जो हैं जो आपकी ही तरह मैथ्स में थोड़े कमज़ोर है या जिन्हें मैथ्स पढ़ने की आवश्यकता है, तो मेरा ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तथा हमारी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो साथ में ही यह बेल आइकन को आप दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको स्मूथली मिलती रहे।